पहला क्वेश्चन सब लोग यहां पर देखेंगे। एवरीबॉडी, शिक्षक को शिशुओं पर नियम और विचार क्या करना चाहिए? हमेशा अधिरोपित करना चाहिए, कभी कभी अधिरोपित करना चाहिए, अधिरोपित करने का प्रयास करना चाहिए, या अधिरोपित नहीं करना चाहिए? क्या होगा आपको बताना है। अधिरोपित मतलब समझ रहे हैं आप लोग कि थोपना। अधिरोपित करना मतलब होता है हमारा थोपना। तो एक शिक्षक को बच्चों पर कोई भी अपने नियम और विचार क्या करना चाहिए? कभी कभी थोपना चाहिए, नहीं थोपना चाहिए, थोपने का प्रयास करना चाहिए, क्या करना चाहिए? टीचर शुड डैश इम्पोज एनी रूल एनी आइडियाज अपॉन इन्फेंट्स, जो शिशुओं पर है। देखिए, बच्चों पर आपको कोई भी विचार कभी भी अधिरोपित नहीं करना चाहिए, नहीं थोपना चाहिए, ठीक है ना। आपको बच्चों पर विचार नहीं थोपना चाहिए, क्योंकि देखिए दोस्तों, अगर हम बच्चों पर विचार थोपते हैं तो उसका क्या असर होता है? क्या बच्चे रियली में सीख जाते हैं? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। बच्चे सीख जाएंगे इसकी कोई गारंटी नहीं, और गारंटी तो छोड़िए, बच्चे नहीं ही सीखते हैं। तो यहां पर हमारा, अगर हम बच्चों पर विचार थोपते हैं तो वो उनके लिए पॉजिटिव भी नहीं हुआ, ये एक नेगेटिव अप्रोच भी हुआ, और उससे बच्चे को कोई फायदा भी नहीं होगा। और थोपा गया विचार अपनी रुचि के अनुसार नहीं होता है, अपनी प्रेरणा के अनुसार नहीं होता है, इसलिए हमारा अधिरोपित नहीं करना चाहिए, ये हमारा करेक्ट आंसर है। एवरीबॉडी, नेक्स्ट क्वेश्चन सब लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, थोड़ा अलग हटके क्वेश्चन है, आपके जो लर्निंग डिसेबिलिटी है उसके अंदर का एक यूनिक क्वेश्चन है। डैश को अस्थाई अवसादग्रस्ता विकार के रूप में भी जाना जाता है। स्थायी अवसादग्रस्ता विकार, जिसको कि आप पेसिस्टेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर बोलते हैं, इसके रूप में भी जाना जाता है। और यह एक मनोदशा विकार है, ध्यान दीजिएगा, यह एक मनोदशा विकार है जिसमें अवसाद के जैसे ही संज्ञानात्मक और शारीरिक समस्याएं कम गंभीर लेकिन लंबे समय तक चलने वाले लक्षणों के साथ होती है। ध्यान दीजिएगा, तो अवसाद जैसी जो संज्ञानात्मक और शारीरिक समस्याएं हैं वो इसमें गंभीर कम होती है लेकिन लंबे समय तक चलती है। राइट, काफी सारी चीज आपने देखी होगी, जो कोई परेशानी होती है वो लंबे समय तक चलती है, तो ये कम गंभीर होती है लेकिन लंबे समय तक चलती है, ये वाली परेशानी। तो ये किस चीज का लक्षण है? सब लोग बताएंगे ये किस चीज का लक्षण है। दोस्तों, इस प्रकार की जो परेशानी आती है, इस प्रकार की जो परेशानी होती है, इसको हम लोग डिस्थाइमिया बोलते हैं। ए इज द करेक्ट ऑप्शन, डिस्थाइमिया बोलते हैं। डिस्थाइमिया ही आपका जो है प्रेसिस्टेंट डिप्रेसिव ऑर्डर डिसऑर्डर है। यहां पर आपको ये शारीरिक समस्याएं होती है जो कि गंभीर उतनी नहीं होती है लेकिन ये लंबे समय तक चलती है। नोट कर लीजिएगा, अगर आपके पास ये नोट नहीं होगा तो कई बार क्वेश्चन से कई चीज क्लियर होती है जो आपके मे बी की थ्योरी में आपके पास नहीं है, इसलिए इसको नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अवस्था को मूर्त चिंतन की अवस्था कहा जाता है? कल रात में मैं प्रीवियस ईयर भी करवा रहा था तो आप लोग को बताया था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था या परिपक्वता। सब लोग बताएंगे किस अवस्था को बोला जाता है मूर्त चिंतन की अवस्था। देखिए, क्वेश्चन पूछने का अपना तरीका होता है। ओके, क्वेश्चन पूछने का अपना तरीका होता है, और ये जो प्रश्न आपको पूछा गया है ये बहुत ही सिंपल प्रश्न है। बस ऑप्शन जो आप देखिए यहां पर कि आपको नॉर्मली दिया जाता है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, इस प्रकार से। यहां पर ऐसा कुछ भी आपको नहीं दिया गया है। यहां पर आप क्लियर अगर आप देखिएगा तो डायरेक्ट आपको बाल्यावस्था दे दिया गया है, ठीक है ना। तो मूर्त चिंतन की अवस्था किसे बोला जाता है? तो मूर्त चिंतन की अवस्था बाल्यावस्था को ही बोला जाता है। एवरीबॉडी, बाल्यावस्था को ही मूर्त चिंतन की अवस्था बोला जाता है, क्योंकि बाल्यावस्था में ही 2 to 6 और 6 to 12 दोनों आते हैं। राइट, यहां पर अगर आप बात करते हैं 6 to 12 वाले में ये आपका पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है, 2 to 6 वाले में, और 6 to 12 या 7 to 11 या जो भी आप बोलिए, ये आपका मूर्त अवस्था है। ठीक है, तो ये मूर्त अवस्था जो है आपका, ये महत्वपूर्ण अवस्था है, क्योंकि इस मूर्त अवस्था में अगर हम बात करते हैं तो इस मूर्त अवस्था में ही बच्चे की मतलब कि जो अलग अलग प्रकार के तथ्य जिसकी हम बात कर रहे हैं, जो मूर्त चिंतन बच्चा कर पाता है सामने चीजों को देखकर, वो इसी उम्र में बच्चा कर पाता है। तो हमारा यहाँ पर बाल्यावस्था इज द करेक्ट आंसर। आप समझ रहे बात, क्वेश्चन बहुत आसान है, बस उस अवस्था का कौन सा ऑप्शन आपको दिया गया है वो बस आपको देखना था। ठीक है एवरीबॉडी।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे सब लोग। विननेटका योजना ने रचनात्मक गतिविधियों, भावनात्मक और सामाजिक विकास के लिए, हो गया 18 नंबर, 19 नंबर, ओके चलिए जी। तो हाँ, विननेटका योजना ने रचनात्मक गतिविधियों, भावनात्मक और सामाजिक विकास के लिए शैक्षिक अभिकेंद्रण का विस्तार करने का प्रयास किया है। इसमें एक प्रकार के कार्यक्रम का उपयोग किया गया है जिसके बाद क्रमादेशित निर्देशन के रूप में जाना गया। इस योजना को निम्न में से किनके द्वारा विकसित किया गया? ठीक है, प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन की हम यहाँ पे बात करते हैं। आपको एक ऐसे योजना की बात की जा रही है दोस्तों यहाँ पर, जिसको कि हम विननेटका योजना कहते हैं। और इन्होंने क्या किया है कि जो रचनात्मक गतिविधि है, ठीक है, जितने भी हमारे क्रिएटिव एक्टिविटीज हैं, रचनात्मक गतिविधि है, या हमारा भावनात्मक गतिविधि है, या हमारा सामाजिक गतिविधि है, तो इन सभी चीजों को हम सामाजिक विकास के लिए, सोशल डेवलपमेंट के लिए यूज करते हैं। और साथ ही साथ इस कार्यक्रम को अगर हम बात करते हैं तो यह कार्यक्रम हमारा जो है क्रमादेशित निर्देशन के रूप में जाना जाता है। प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन मतलब इंस्ट्रक्शन एक प्रोग्राम्ड वे में देना। तो ये किनके द्वारा विकसित हुआ है? तो आप में से कई लोग यहां पर आंसर तो दे रहे हैं, लेकिन ज्यादातर लोग सही आंसर नहीं दे रहे हैं। और यहां पर मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि इसका करेक्ट आंसर है सी, बिल्कुल। हाँ, अब काफी लोग करेक्ट आंसर दे रहे हैं, एक्सेलेंट। इसका करेक्ट आंसर है सी, कार्ल्टन वासबर्न इज द करेक्ट आंसर। सी विल बी द करेक्ट आंसर, राइट। नेक्स्ट, गिलफोर्ड के अनुसार अपसारी उत्पादन का क्या अर्थ है? अकॉर्डिंग टू गिलफोर्ड द टर्म डाइवर्जेंट प्रोडक्शन मीन्स, राइट। डाइवर्जेंट प्रोडक्शन जो है अपसारी चिंतन का या अपसारी उत्पादन का क्या मतलब है? ठीक है दोस्तों, अपसारी और अभिसारी दो चीज होती है, आपको पता है। अपसारी डाइवर्जेंट को बोलते हैं और अभिसारी कन्वर्जेंट को बोलते हैं। डाइवर्जेंट मतलब जहां से आपका डाइवर्जन होता है, चीजें अलग अलग डायरेक्शन में चलती हैं। तो अलग अलग डायरेक्शन में जब चीजें चलती है तो यहां पर हमारा सूचना याद करने की क्षमता या समस्या समाधान या रचनात्मकता या अनुभूति, तो जब भी हम अलग अलग डायरेक्शन में चलते हैं या अलग अलग डायरेक्शन में सोचते हैं या अलग अलग डायरेक्शन में किसी काम को करते हैं, किसी चीज को करते हैं, तो ये हमारी रचनात्मकता कहलाती है, क्रिएटिविटी कहलाती है। क्योंकि जब भी आप किसी चीज के, आपके पास 4 तरीके हैं, 5 तरीके हैं, 10 तरीके हैं किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के, मतलब आप चीजों को नए नए ढंग से सोच रहे हैं, चीजों में अपनी नई नई थॉट लगा रहे हैं, तो वही अपसारी चिंतन है, जिसको कि हम लोग डाइवर्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये अलग अलग तरह से आप चीजों को सोच रहे हैं। तो हमेशा अपसारी उत्पादन आपका रचनात्मकता ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे सब लोग। ब्रूनर किस संप्रदाय के समर्थक थे? ब्रूनर की बात हम लोग करेंगे। ब्रूनर किस संप्रदाय के समर्थक थे? आप सभी लोगों को बताना है, राइट। सभी लोग नाम सुने हैं, राइट। छोटा सा क्वेश्चन है, लेकिन यहां से प्रश्न आपको पूछा जाता है या पूछा जा सकता है आगे भी। तो ब्रूनर यहां पर संयुक्त राज्य अमेरिका के संज्ञानवादी संप्रदाय के समर्थक थे। आप में से कई लोगों ने करेक्ट आंसर दिया है। संयुक्त राज्य अमेरिका के वो एक, पहली बात तो साइकोलॉजिस्ट हैं, ब्रूनर मनोवैज्ञानिक हैं। तो संयुक्त राज्य अमेरिका के संज्ञानात्मक मनोविज्ञान में वो एक अग्रदूत हैं, जो निष्क्रिय प्रक्रिया की बजाय सक्रिय रूप से किसी चीज की अनुभूति करना या किसी चीज की धारणा करना पर उन्होंने बल दिया है। तो यहां पर भी आपको ये पूछा जाता है कि ये कहां के मनोवैज्ञानिक थे? संयुक्त राज्य अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे और ये संज्ञानवादी थे, ये भी संज्ञानवादी थे। इन्होंने भी कॉग्निटिव डेवलपमेंट की बात की है और इन्होंने कहा है कि निष्क्रिय ना होकर सक्रिय रूप से अगर अनुभूति किया जाए चीजों को तो बहुत अच्छे से सीखा जा सकता है, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। व्यक्तित्व के कारक विश्लेषण सिद्धांत में कैटल ने एल्पोर्ट द्वारा दिए गए 18,000 सील गुण में से केवल इतने सील गुणों का चुनाव किया। तो यहां पर आप लोगों को अगर पता है तो व्यक्तित्व के कारक की अगर हम बात करते हैं, पर्सनैलिटी के फैक्टर की बात करते हैं, तो उसके अंतर्गत टोटल 18,000 जो है सील गुण थे एल्पोर्ट के द्वारा दिए गए थे। उसमें से कैटल ने कितने सील गुणों का चुनाव किया था? और जी,
यहां पर अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो सब लोग यहां पर आंसर करेंगे, एवरीबॉडी हैज टू आंसर। यहां पर आपका 35 करेक्ट होता है, 18,000 में से 35 करेक्ट होता है। बेसिकली यहां पर क्या हुआ था, कोई डिटेल में बता सकते हैं? 18,000 सील गुणों में से पहले क्या हुआ था, जो 18,000 सील गुण था, ध्यान से देख लीजिए, हो सकता है एग्जाम में आ जाए। जो 18,000 सील गुण था उसमें से 4,500 को पहले चुना गया। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, 18,000 था, उसमें से पहले 4,500 को चुना गया। ठीक है, कैटल ने सबसे पहले 18,000 में से 4,500 को छाटा, उसमें उसके समानार्थक शब्द को मिलाकर, जैसे कुछ चीजें एक जैसी होती थी तो उस शब्द को मिलाकर इसकी संख्या उन्होंने कर दी 200, मतलब जितने भी उनको कॉमन जैसा लगा उसकी संख्या कर दी उन्होंने 200। उसके पश्चात वो मतलब विशेष रूप से जो सांख्यिकी होता है, नंबर्स के अंडरस्टैंडिंग होता है, उस नंबर सिस्टम से लगाकर या उसके फैक्टर विश्लेषण करके, जिसको आप व्यक्तित्व के कारक विश्लेषण की बात करते हैं, राइट, तो कारक विश्लेषण करने के बाद, फैक्टोरियल विश्लेषण करने के बाद उन्होंने अंतः संबंध से इसकी संख्या घटाकर कर दी 35। तो शुरुआत में कितना था, 18,000, फिर उसके बाद क्या हुआ, 4,500, और जब 4,500 किया था इसका उन्होंने डायरेक्ट चुनाव किया था, राइट। उसका चुनाव करने के बाद इसमें से उन्होंने फिर जो समानार्थक शब्द जैसी चीजें थी उनको एक साथ मिलाया, उसको संख्या कर दी 200, फिर कर दिया आपको यहां पर कारक विश्लेषण में 35। यहां पर आपको 3-4 क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगर आपको पूछ लिया गया कि 18,000 से 4,500 का डायरेक्ट चुनाव किया था, अगर यहां पर डायरेक्ट चुनाव था मतलब इसको चुनाव करके फिर आगे बढ़ा था, इसके बाद यहां पर जो 45 से जो 200 हुआ था, यह समानार्थक शब्द के कारण चुनाव करने के बाद 200 हुआ था। अब 200 से जो 35 हुआ था, यह कारक विश्लेषण के बाद हुआ था। तो ये आप नाम याद रखिएगा कि हर समय आंसर 35 ही नहीं होगा। अगर आपको पूछ लेगा कि समानार्थक शब्दों के चुनाव के बाद कितना हुआ था उनकी संख्या, तो 200 हुई थी, है ना। नॉर्मली ये लास्ट ही आपको पूछेगा क्योंकि फाइनल 35 हुई थी, लेकिन अगर ये पूछ लिया समानार्थक शब्द तो आप 200 करिएगा। उसी समय पे जो चुनाव हुआ था वो 4500। तो ध्यान देके आपको आंसर चूज करना है। ध्यान से पढ़ेंगे सब लोग। शिक्षा के क्षेत्र में संवर्धन का अर्थ है पाठ्यक्रम में वृद्धि। संवर्धन, देखिए नाम से ही पता चलता है, वर्धन मतलब आगे बढ़ना, वृद्धि होना। तो संवर्धन का क्या अर्थ होता है, पाठ्यक्रम में वृद्धि। यहां क्षैतिज संवर्धन का क्या अर्थ है आप समझ गए। एक तो संवर्धन हो गया जो कि इनरिचमेंट हम लोग बोलते हैं, यहां पर हॉरिजेंटल इनरिचमेंट की बात कर रहे हैं, क्षैतिज संवर्धन की बात कर रहे हैं। इसका मतलब क्या होता है सब लोग बताएंगे। देखिए जब हम बात करते हैं क्षैतिज संवर्धन की, तो किसी भी कक्षा में, सब लोग यहां पर बताएंगे आंसर, एवरीबॉडी हैज टू आंसर। तो किसी भी कक्षा में सामान्य पाठ्यक्रम में अगर हम कुछ और विषय या कुछ और एक्टिविटी को जोड़ देते हैं, हमारा मान लीजिए एक सामान्य पाठ्यक्रम है, उसमें हम कुछ और एक्टिविटी, कुछ और विषय इत्यादि चीजों को अगर हम जोड़ देते हैं तो इसको हम क्षैतिज संवर्धन बोलते हैं। जैसे कि हम लोग स्कूल के टाइम पे जब हम लोग पढ़ाई करते थे तो बाद में कंप्यूटर शिक्षा को एडिशनल जोड़ दिया गया था, है ना। कंप्यूटर एजुकेशन को, योगा, मतलब ऐसे कुछ कुछ चीजें अलग से जोड़ दी जाती है। तो इसको हम लोग क्षैतिज संवर्धन बोलते हैं, मतलब हॉरिजेंटली इनरीच किए आप, है ना। यहीं पर अगर लंबवत संवर्धन की बात करते हैं, लंबवत संवर्धन क्या होता है कि जब किसी विशेष वर्ग, पाठ्यक्रम या विषय और गतिविधि को बढ़ाया जाता है। जैसे कि मान लीजिए कि आपको सीडीपी का सिलेबस इतना है और इसके बाद सिलेबस को थोड़ा और बढ़ा दिया गया, तो वो लंबवत संवर्धन हुआ। और अगर इसमें एक और विषय को जोड़ दिया गया तो यही एक्सपेंड हुआ, क्षैतिज एक्सपेंड हुआ, हॉरिजेंटल एक्सपेंड हुआ, वर्टिकल नहीं हुआ। वर्टिकल कब हुआ, जब एक ही सब्जेक्ट में चीजों को बढ़ाया जाता है। ध्यान रखिएगा, इसी दो प्रकार का आपको एनरिचमेंट संवर्धन पूछा जाता है। क्षैतिज हो गया जब एक और कुछ एडिशनल सब्जेक्ट जोड़ दिया गया। लंबवत क्या हुआ, जब उसी सब्जेक्ट के कंटेंट को बढ़ा दिया गया, सिलेबस को बढ़ा दिया गया, राइट, पाठ्यक्रम को और कुछ अधिक प्रश्नों को जोड़ दिया गया, ऐसा आप बोल सकते हैं। तो यहां पर क्या है, जब किसी कक्षा के सामान्य पाठ्यक्रम में कुछ और विषयों और गतिविधियों को जोड़ा जाता है तो यह हमारा क्षैतिज संवर्धन है। इस तरीके से बी इज द करेक्ट आंसर, राइट एवरीबॉडी। समझ में आ रहा है सबको, समझ में आ रहा है सबको। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो रहे दोस्तों, इसमें वो सब भी हो जा रहे हैं जो कि मतलब आपने प्रैक्टिस नहीं किए या छूट गए। अगला देखिए,
बुद्धि लब्धि के टर्मन स्केल के अनुसार एक व्यक्ति जिसकी बुद्धि लब्धि 80 से 89 है उसे सामान्यतः डैश के रूप में जाना जाता है। बताइए। अकॉर्डिंग टू टर्मन स्केल ऑफ IQ एन इंडिविजुअल हुज मेंटल क्वोशिएंट इज 80 to 89 इज नॉर्मली स्पोकन एज, किस रूप में वो जाना जाता है बताएंगे सब लोग। तो अगर टर्मन स्केल के अकॉर्डिंग किसी इंडिविजुअल की अगर मेंटल क्वोशिएंट जो है 80 से 89 है तो वो नॉर्मली मंद बुद्धि जाना जाता है, क्योंकि 90 से जो ठीक कम है, 90 से 100 तो आपका नॉर्मल हो गया, 90 से 110 तक हो जाता है नॉर्मल, 90 से जो ठीक कम है 80 से 89 इसको हम लोग मंद बुद्धि बोल देते हैं। एवरीबॉडी क्लियर? इसको हम लोग मंद बुद्धि बोल देते हैं जी। अच्छा, एक अनाउंसमेंट आप लोगों के लिए है मेरे तरफ से। आप लोगों की ये जो प्रैक्टिस है ये तो डेली चलती ही रहेगी, कुछ और हमने ऐड किया है आपकी प्रैक्टिस के लिए, और वो अनअकैडमी पर 24 तारीख से 31 तारीख का एक स्पेशल क्लास में मैराथन, सॉरी 31 नहीं 30 तारीख तक का, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 7 दिन है, राइट। तो 7 डेज का एक स्पेशल मैराथन हम आपको चला रहे हैं CDP का, और ये आपको चलेगा 11 AM से 12 AM अनअकैडमी स्पेशल क्लास में, 11 AM से 12 PM, ठीक है। ये आपका अनअकैडमी के जो स्पेशल क्लास चलते हैं आपके ऐप में, इसमें आपको हम इसी सीरीज का एक प्रैक्टिस सेट आपको सीरीज चलाएंगे, जिसमें कि 7 दिन डेली आपको दिन के 11 बजे से 12 बजे आपको प्रैक्टिस कराई जाएगी, और प्रतिदिन आपको यहाँ पर जो है इसमें 30 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराई जाएगी, जिससे कि आप, हम उम्मीद करते हैं कि आप बढ़िया से चीज़ों का रिवीजन कर लेंगे, बढ़िया से समझ जाएंगे, ठीक है। तो ये आपके लिए एक एडिशनल है मेरे तरफ से, जो कि आपको एग्जाम से पहले मैंने आपको प्रॉमिस भी किया था कि आपको प्रैक्टिस के लिए हम एक बेहतर मौका देंगे। तो ये वाला जो है ये चलता ही रहेगा, और इसके साथ आपको ये 7 दिन का ये ऐड ऑन हो जाएगा, तो आपका कंप्लीट हो जाएगा। मैं आपसे एक और रिक्वेस्ट करता हूं कि CDP अगर आपको पसंद आता है मेरा क्लास, तो आप ये सारी क्लासेस कर लीजिए एग्जाम तक, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। अगर नहीं आता है तो पूरी छोड़ दीजिए। ऐसा मत करिए कि आप ये टीचर का भी क्लास कर रहे हैं, ये टीचर का भी कर रहे हैं, आप समझिए मेरी बात को, 4 टीचर से पढ़ाई कर रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है। खास करके एग्जाम टाइम पे तो एकदम भी अच्छी बात नहीं है। ये आपको मिसगाइड करती है, मिसलीड करती है, डेविएट करती है। अगर आपको समझ में आ रहा है तो जो भी मैंने आपके लिए प्लान बनाया है बस उसको कर लीजिए, एंड आई गारंटी यू कि आपका बहुत बढ़िया हो जाएगा, है ना। अब यहां भी कर रहे हैं, वहां भी कर रहे हैं, वहां भी कर रहे हैं, जो वीडियो दिखा ओपन कर दिए, जहां चला ओपन कर दिए, तो ये सब चीज ठीक नहीं है। फिर यहां छोड़ दीजिए, क्योंकि मैं ये नहीं चाहता हूं कि आपका समय बर्बाद हो, या आप मतलब थोड़ा सा मिसलीड होने के कारण सक्सेस ना कर पाए। तो इसलिए सब लोग ध्यान रखिएगा, कर रहे हैं आपको एडिशनल कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और नहीं करना है तो बिल्कुल छोड़ दीजिए, फिर आपका टाइम यहाँ पे बर्बाद होगा, क्योंकि अगर आप 3 जगह करेंगे तो फिर यहाँ पर आपका टाइम ही बर्बाद होगा, है ना। तो ये मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, ठीक है। आप, उम्मीद है कि आप लोग समझे, बच्चे नहीं आप लोग समझ रहे होंगे चीजों को, राइट। चलिए, तो इसमें 7 हमने ऐड ऑन कर दिया है, 7 दिन का स्पेशल क्लास है, लगातार 7 दिन आपको 11 से 12 हम कराएंगे, ठीक है। ये मेरा प्रॉमिस है, और इसमें पूरी हम आपको प्रैक्टिस करा देंगे 30 तारीख तक, और इसके अलावा आपको कुछ नहीं करने का जरूरत है, प्रीवियस ईयर आप मेरे साथ कर ही रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए सब लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे। यहां पर स्किनर के संचालक अनुक्रिया सिद्धांत में डैश को ऊर्जा के स्रोत के रूप में जाना जाता है। बताइए सब लोग, स्किनर के संचालक अनुक्रिया सिद्धांत में किसको ऊर्जा के स्रोत के रूप में जाना जाता है? संचालक अनुक्रिया सिद्धांत आपका जो ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी है, नाम जानते हैं आप लोग। तो ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी में किसको ऊर्जा के स्रोत के रूप में जाना जाता है? पुनर्बलन को, रीइंफोर्समेंट को, उसी को हम लोग सुदृढ़ीकरण भी बोल देते हैं। तो इंग्लिश में आप यहां पर देख सकते हैं रीइंफोर्समेंट। रीइंफोर्समेंट को हम लोग सुदृढ़ीकरण के रूप में जानते हैं, राइट। स्किनर की जब भी हम बात करते हैं, स्किनर रीइंफोर्समेंट टर्म का यूज करता है, और यही एक चालक आप बोल सकते हैं, यही है जो ऊर्जा का स्रोत है जो मिलता है लोगों को। नेक्स्ट, चलिए सब लोग यहां पे देखेंगे, ध्यान से प्रश्न को पढ़ेंगे। थार्नडाइक के अनुसार उद्दीपन और अनुक्रिया के बीच संबंध मजबूत या कमजोर को प्रभाव को निर्धारित करता है, ठीक है। उद्दीपन अनुक्रिया के बीच का संबंध जो है
मजबूत या कमजोर प्रभाव को निर्धारित करता है कि किस प्रकार का प्रभाव है, मजबूत प्रभाव है कि कमजोर प्रभाव है, यह निर्धारित करता है ना। उसके बाद अगर हम बात करते हैं, जब यह संबंध संतोषजनक होता है तो उनका प्रभाव मजबूत होता है, और जब यह संबंध असंतोषजनक होता है तो प्रभाव कमजोर हो जाता है। किसी भी चीज का अगर हम इंपैक्ट बात करते हैं तो इंपैक्ट अगर हमारा कमजोर हुआ, राइट, तो अगर हम संतोषजनक हुआ तो कमजोर नहीं होगा, फिर तो मजबूत हो जाएगा। लेकिन अगर संतोषजनक नहीं हुआ तो कमजोर हो जाएगा। ये क्या है? दिस ऑल आर द इफेक्ट, है ना। अच्छे का इफेक्ट, बुरा का इफेक्ट, सब कुछ का इफेक्ट है। तो ये जो इफेक्ट है ये आपका प्रभाव का नियम है ना। यही आपका प्रभाव का नियम है और इफेक्ट का नियम है, लॉ ऑफ इफेक्ट है। ये थार्नडाइक का मुख्य नियम है। थार्नडाइक का 3 मुख्य नियम है, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम और तत्परता का नियम। इसके अंदर प्रभाव का नियम ये कहता है कि किसी भी चीज का अगर प्रभाव अच्छा हुआ है तो आप संतोषजनक हुआ है तो आप उस पर आगे भी करते हैं, अगर संतोषजनक नहीं हुआ है तो फिर आगे आप उसको जो है नहीं करते हैं, और संतोषजनक होता है तो प्रभाव भी आपका कमजोर हो जाता है। इसलिए हमारे यहां पर बी इज द करेक्ट आंसर, राइट। नेक्स्ट, एक्सेलेंट गाइस जी। अंतर संस्कृति सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? सब लोग बताएंगे। अंतर संस्कृति सिद्धांत, जिसको हम लोग क्रॉस कल्चर थ्योरी बोलते हैं। कई बार आपको हिंदी में नाम नहीं पता होगा लेकिन इंग्लिश में पता होगा, इसलिए मैंने दोनों ही मीडियम में क्वेश्चन लाया है। क्रॉस कल्चर थ्योरी किसको बोलते हैं, मतलब किसके द्वारा दिया गया है? दोस्तों जी, जो एडवर्ड टी हल हैं वो बेसिकली एक सांस्कृतिक मनोवैज्ञानिक थे, मतलब वो कल्चरल साइकोलॉजिस्ट थे। संस्कृति पर वो ज्यादा बात उन्होंने किया है। एवरीबडी हैज टू आंसर। तो उन्होंने अलग अलग जाति समूह के बीच, अलग अलग जो कास्ट है उन समूह के बीच, उनके लोगों के बीच जो शाब्दिक और अशाब्दिक कम्युनिकेशन है, लाइक शब्दों से या बिना शब्दों से, इस प्रकार के कम्युनिकेशन का अध्ययन किया और उन्होंने अंतर सांस्कृतिक सिद्धांत की नींव रखी। क्रॉस कल्चर थ्योरी मतलब मैं हूं, आप हैं, और कोई और है, वो कोई और है। तो ये सब जो अलग अलग लोग हैं, सबकी अपनी अपनी संस्कृति है। सब पर शाब्दिक और अशाब्दिक परीक्षण, मतलब शब्दों से और बिना शब्दों के जो एक्टिविटी से परीक्षण जब हम करते हैं तो हमें पता चलता है संस्कृति का, और उस संस्कृति में जो डिफरेंस है उसको उन्होंने पता किया और उसको क्रॉस कल्चर थ्योरी का नाम दिया। नेक्स्ट, ध्यान से देखेंगे सब लोग। एवरीबडी हैज टू आंसर। देखिए, बड़ा अच्छा पॉइंट है। यहां पर आपको पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में कथनों पर विचार करिए, तो करिए। भाषा अधिग्रहण जन्मजात प्रक्रियाओं पर आधारित है जो जन्म से पहले मन में निहित है। भाषा के बारे में यह कथन बिल्कुल सच है। भाषा एक विशेषता है जो अन्य सभी जीवित प्राणियों के बीच मनुष्य के लिए अद्वितीय है। बिल्कुल है, मनुष्य ही एक है जो भाषा से चीजों को समझाता है। भाषा के अध्ययन करने के लिए मानव मन में निहित मानव प्रकृति का अध्ययन है और यह करना महत्वपूर्ण है। और इस विचार को खारिज करता है यह सिद्धांत कि मानव मन जन्म के समय एक कोरी स्लेट के समान होता है। ये इसको कौन परिभाषित कर रहे हैं? दोस्तों, ये सारी बात हिंदी के जो सबसे फेमस आपके रहे हैं, जो आप लोग अपने हिंदी सब्जेक्ट में भी पढ़ते हैं, आपके नोआम चॉम्स्की साहब, नोआम चॉम्स्की साहब ने इस बात को बोला है और नोआम चॉम्स्की आपका करेक्ट आंसर है। सी इज द करेक्ट आंसर, राइट राइट। सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। थार्नडाइक की हम यहां पर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो थार्नडाइक की बात करते हैं। थार्नडाइक के उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत में निम्नलिखित में से कौन सा गुण नहीं है? ठीक है, यहां पर आपको पूछ रहा है कि यह सिद्धांत आत्मगतिविधि, आत्मनिर्भरता और आत्मविश्वास को बढ़ाता है। बिल्कुल बढ़ाता है। यह सिद्धांत परीक्षण और त्रुटि पर आधारित है, प्रयास और त्रुटि पर आधारित है। बिल्कुल। यह सिद्धांत मुख्य रूप से उच्च कक्षा के छात्रों के लिए फायदेमंद है। ऐसा नहीं है, प्रयास और त्रुटि तो बचपन में भी होगी, उद्दीपन अनुक्रिया बचपन में भी होगी, और निम्न कक्षाओं के लिए तो ज्यादा अच्छा है क्योंकि बच्चे करके सीखते हैं इसमें। तो ये गलत है, नहीं है पूछा है तो सी नहीं होगा। डी कहता है कि थार्नडाइक ने अधिगम में प्रेरणा को महत्व दिया है। बिल्कुल दिया है। तो सी हमारा यहां पर गलत है। इसलिए कौन सा सिद्धांत गुण नहीं है? तो सी वाला जो है वो सिद्धांत गुण नहीं है। ये आपका करेक्ट आंसर होगा, राइट एवरीबॉडी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे ध्यान से।
आपका यहां पर पूछा जा रहा है, एक पाठ योजना तैयार करते समय एक शिक्षक ने सामान्य उद्देश्यों के बाद गलती से परिचयात्मक प्रश्न दे दिए। पाठ योजना के सामान्य उद्देश्यों के बाद निम्नलिखित में से क्या शीर्षक आना चाहिए? सामान्य उद्देश्य के बाद क्या आना चाहिए आपको बताना है। एवरीबॉडी हैज टू आंसर। जो पाठ योजना के सामान्य उद्देश्य हैं उसके बाद क्या आना चाहिए? देखिए दोस्तों, जब भी हम किसी सामान्य उद्देश्य की बात करते हैं, खास करके अगर हम पाठ योजना की बात करें, तो अलग प्रकार के उद्देश्य होते हैं। जैसे अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूं, तो इनिशियली में क्या होता है, इनिशियली में हमारा उद्देश्य होता है कि नहीं, आप जो है चीजों को बढ़िया से सीखें, आप जो है चीजों को नए तौर तरीके से सीखें, और आप जो है किसी भी पॉइंट को पहले तो जनरल बातों को सीखें, फिर उसके विशिष्ट बातों को सीखें। तो ये हम सबका ये मन में रहता है। आप एक जनरल तरीके से सोचेंगे तब भी आपको पता चलेगा। इसलिए ये जो आपका समय है, ये पाठ योजना का जो समय है, उसमें सबसे पहले आप बेसिक बात सीखते हैं, बेसिक चीज समझते हैं, और उसके बाद आप उसके कुछ स्पेशल बात समझते हैं। तो यहां से आप क्लियर देख लीजिए कि तैयार करते समय शिक्षक ने सामान्य उद्देश्यों के बाद क्या होगा, सामान्य उद्देश्यों के बाद आप विशिष्ट उद्देश्य जो है उसको फोकस करते हैं। जो आपका सामान्य उद्देश्य है उसके बाद आप जो है विशिष्ट उद्देश्यों को फोकस करते हैं।